एमआईएम पार्टी का हमारा एक ही एजेंडा है, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। कलियर हो या कोई और, चुनाव लड़ा जाएगा। पिरान कलियर ही की बात करें तो पिरान कलियर एक ऐसी जगह है कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद जहाँ पर ज़ायरीनों की आती है, उस पिरान कलियर के अंदर रोडवेज़ का एक बस अड्डा भी अगर ना बन सके तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। बहुत स्वागत है आप सभी का सीसी वर्ल्ड न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के नज़ीर काज़मी जी। सर से बात करेंगे कुछ मुद्दे को लेकर। सर बहुत स्वागत है आपका सीसी वर्ल्ड न्यूज़। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। सर अभी जो सबसे पहले एक मुद्दा उठाया है जो आजम खान की यूनिवर्सिटी है उसको लेकर, उस लगभग 40 इमारतें हैं जिसको लेकर कोर्ट ने अभी जो नोटिस जारी किया था 38 इमारतों का तोड़ने का कर दिया था सर, तो उस पर अभी स्टे होगा, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क की है और इस यूनिवर्सिटी संविधान के दायरे में रहकर बनाई जाती है। संविधान की जो आर्टिकल्स हैं जो उसे मान्यता देने के, उनके तहत मान्यता दी जाती है और वो सब चीज़ें वहाँ हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, वहाँ शिक्षा का मंदिर है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को, बच्चों को आने वाले देश के भविष्य को शिक्षा दी जा रही है। अगर कहीं कोई कोताही और कमी है तो कंपाउंडिंग का हमारे पास अच्छा तरीका होता है। जिस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने उसके अंदर नक्शे पास नहीं कराए, तो उसका बहुत ईजी तरीका ये है, सरकार उसमें कंपाउंड करा दे, कंपाउंड फीस जमा करा के उसको नक्शा पास कर दे, सिंपल। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे अभी उस पर स्टे हुआ है तो उस पर क्या रिजल्ट निकलने वाला है? असल में हमारे मुल्क में हर चीज़ का पैमाना सियासत हो गई। हर चीज़ को आप सियासत के पैमाने से तोलने लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, इन सब चीज़ों को सियासत से अलग रखना चाहिए। सियासत अलग चीज़ है और ये सब चीज़ें अलग चीज़ है। लेकिन बदनसीबी ये है हमारे मुल्क की कि हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अब सियासत के लिए करने लगे। वही सियासत का इस्तेमाल मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का किया जा रहा है। सियासत संरक्षण मानते कहीं ना कहीं उसको कि सियासत के थ्रू जो वो साजिश मानते हैं आप, जैसे बीजेपी की सरकार है अभी वहाँ से, उसको लेकर क्या सोचते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है उसका षड्यंत्र है? देखिए, वो बीजेपी की सरकार चाहे देश में हो या प्रदेश में हो, यूपी में क्यों, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, पूरी सरकारें सिर्फ एक ही चीज़ पर चल रही हैं, मस्जिद, खानगाह, बुलडोज़र, एनकाउंटर, मस्जिद आज़ान की आवाज़, मस्जिद के माइक, मज़ार शरीफ। पूरी सरकार के पास कोई और बात ही नहीं है। नमाज बाहर पढ़ोगे तो ये होगा, नमाज यहाँ से पढ़ोगे तो वो होगा, मस्जिद के दायरे से बाहर कुछ करोगे तो ये होगा। और इनके पास काम गिनवाने के लिए कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसी पर चल रही है, चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो। सर एमआईएम के जो अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी में क्या में चुनाव संगठन से लड़ेंगे मिलकर, या फिर क्या अलग समर्थन मिलेगा या नहीं और पार्टियों का? देखिए, वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बताएंगे कि क्या होगा, पार्टी कैसे आगे किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। ये तो वहाँ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो भी उनका फैसला होगा, जो भी वो फैसला लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पार्टी और संगठन वहाँ काम करेगा। लेकिन अभी कुछ ये पता लग रहा है कि समर्थन लगभग नहीं हो रहा है, अभी कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और पार्टियों के लेकर ओवैसी जी कुछ ज़्यादा सीट मांग रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव उनको कुछ कम सीटों पर बात करेंगे, कम देंगे। उसको लेकर क्या उनको अखिलेश यादव को आना चाहिए? देखिए, अगर सत्ताधारी पार्टी को रोकना है तो मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि अब सारे शिकवे गिले दूर कर सबको एकजुट होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, वो उसको हराने के लिए हम सब जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर और हक और बातिल, झूठ और सच
की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सब लोग मुमकिन है कि शायद ऐसा ही करेंगे। बाकी अभी कहना, चूँकि चुनाव में भी वक्त है, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। आने वाला वक्त देखिए क्या होता है। सर अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा था दिल्ली में, लगभग अभी जो शिक्षा मंत्री उनका इस्तीफा हो गया है। उसके बाद जो नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी जी, उनको लेकर क्या मानते हैं? वो भी उसी पार्टी के हैं, क्या चेंज हो पाएगा कुछ जो युवा है भारत का? अच्छा सवाल है आपका। प्रहलाद जोशी जी का पता नहीं आपने पिछला बैकग्राउंड देखा नहीं देखा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अलग नहीं है जो पहले शिक्षा मंत्री जी का था। उससे भी अच्छा बैकग्राउंड है उनका, जो आज शिक्षा का, जिन्हें पूरे देश की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार के अंदर अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों अपनों को दे, तो यहाँ वो काम हो रहा है। यहाँ किसी की काबिलियत की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये है कि रेवड़ी जो खाकर कहेगा बहुत अच्छी है, उसको रेवड़ी दी जाएगी, और इसी तरह पूरा बंदर बांट चल रहा है। आने वाले टाइम में पेपर लीक रुकेगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से आज पूरे देश का युवा, जेनजी जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो प्यार से वो लोग सब सड़कों पर आए थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं, वो सिर्फ ये इस्तीफ़ा सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का नहीं था, बल्कि ये जो सड़क पर उतरकर आंदोलन था, पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ था। पूरा सिस्टम जो है, वो देश का युवा पूरा सिस्टम बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस सिस्टम पर, जिस सिस्टम पैटर्न पर हमारा चल रहा है सिस्टम यहाँ पे एजुकेशन का, इससे हमारे देश का युवा बिल्कुल मुतमईन नहीं है। और कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर, और जो है जो नई आने वाली नस्ल है, उसके अंदर ये खौफ और डर है कि हम ऐसा ना हो कि ये लोग जो आज सत्ताधारी पार्टी में हैं, वो हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ करें और हमारा भविष्य अंधकार की तरफ चला जाए। केंद्र सरकार की जो नीति है केंद्र सरकार की, उसको लेकर क्या मानते हैं चेंज होना चाहिए उनमें? केंद्र सरकार ही चेंज होनी चाहिए, नीतियाँ नहीं। नीति तो है ही नहीं उनके पास कोई। उनके पास तो सिर्फ, अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, इसको लेकर कोई नीति नहीं है। उनके पास कोई नीति ही नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, शमशान घाट है, जो है तिलक है, और मंगलसूत्र है। इसके अलावा उनके पास है क्या? काम की बात तो कोई करते नहीं वो लोग, सिर्फ इन्हीं की बातें करते हैं। और वही साहब जो आरएसएस ने उन्हें पढ़ा रखा है, वही वो पाठ पढ़ रहे हैं। कोई विकास की बात नहीं करते, देश हित की बात नहीं करते। देश में इतना बड़ा हमला पहलगाम में हुआ, उसके आतंकवादी कहाँ गए किसी को नहीं पता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन सब चीज़ों पर पर्दा डाल दिया जाता है, और बस सामने एक ही बात रखी जाती है कि मुसलमान अब्दुल का कान टाइट हो गया, अब्दुल पंचर लगाएगा, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल माला पहनाएगा, अब्दुल ये करेगा। बस सिर्फ एक ही काम है, दूसरा कोई काम इस मुल्क में फ़िलहाल नहीं है। सर आने वाले टाइम में 2027 में विधानसभा चुनाव भी लगभग तैयारी है उत्तराखंड में, उसको लेकर क्या मानते हैं? सरकार चेंज होगी या फिर वही पिछले वाला जो सरकार है बीजेपी, वही देखने को मिलेगी? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती सोच ये है कि अगर हम चुनाव इसी तरह अलग अलग लड़ेंगे सब लोग, तो शायद फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। हाँ, अगर हम लोग मिलकर सब लोग इकट्ठे होकर ये तय कर लें, छोटे बड़े दल, बड़ा दल इस गलतफहमी में न रहे कि ये छोटे दल है, ये मेरा क्या कर लेंगे, और छोटे दल मिलकर कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बड़े दल को चाहिए, बड़े दल की जिम्मेदारी है कि छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर इस मुश्किल घड़ी में, देश की इस मुश्किल घड़ी में सामना करें। और हम जब ही उन्हें हरा सकते हैं जब हम छोटे बड़े दल मिलकर एक साथ खड़े हों, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरा भारत। उत्तराखंड की सरकार में कमियां मानते हैं? जाहिर सी बात है, कमियाँ ही कमियाँ हैं। मैंने अभी आपसे बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अज़ान की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, थूक जिहाद की बात करते हैं, शिक्षा जिहाद की बात करते हैं। कोई बात वो उनकी जिहाद से खाली नहीं है, जबकि जिहाद का मतलब ही शायद मेरे ख्याल से उन्हें पता नहीं है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जद्दोजहद करना, संघर्ष करना, उसका मतलब ये होता है। लेकिन वो हर चीज़ को बुराई के एंगल से देखते हैं, और उसी एंगल से देखकर वो थोप देते हैं, और जो है बेचारे अंधभक्त जो हैं वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा वक्त रहने वाली नहीं है।
लोगों के सामने सच्चाई आएगी, लोगों की आंख खुलेगी और लोगों को दिखाई देगा कि देश कहाँ पहुँच गया, हमें कहाँ होना चाहिए था, हम कहाँ पहुँच गए। उत्तराखंड में राजनीतिक एजेंडा क्या रहेगा एमआईएम पार्टी का? एमआईएम पार्टी का हमारा एक ही एजेंडा है, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए। प्रत्याशी उतारेगी इस बार? बिल्कुल, हम लोग सर्वे कराएंगे। जिन सीटों पे हमारे से टिकट की डिमांड की जा रही है, वो उन सीटों पर हम लोग सर्वे कराएंगे और जो सर्वे में हमारी रिपोर्ट होगी वो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सर, चर्चित जो सीट रही है पिरान कलियर, इस पर क्या कैंडिडेट उतारेगी एमआईएम पार्टी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर सीट पर चुनाव लड़ाने का अधिकार है सबको, लेकिन पार्टी देखेगी हम कहाँ मजबूत हैं। अगर बड़े दल मिलकर सबको, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि बड़े दल की जिम्मेदारी होती है ऐसी सरकार को हटाने के लिए, जो सत्ता में है सरकार उसको हटाने के लिए छोटे बड़े दलों को एक साथ आना होगा। अगर ऐसी कंडीशन में बड़ा दल सबको लेकर साथ चलता है तो यकीनन जो भी सीट बड़ा दल के साथ मिलकर हम लोगों को दी जाएगी, चाहे वो कलियर हो या कोई और, चुनाव लड़ा जाएगा। सरकार की जो उत्तराखंड की नीति है अभी, उनको लेकर क्या चेंज होगी? आपका ये मानना है कि होगी अगर हम सब मिलकर चुनाव लड़े? लेकिन इसमें अभी उत्तराखंड में एक पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर क्या जो धामी सरकार है उसके कार्यकाल में हुआ है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो जब आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर ही उसी वक्त लीक हो गया। उधर आंदोलन चल रहा था, इधर पेपर होना था, वो पेपर लीक हो गया। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि ये पूरी सरकार जो है सिर्फ धर्म के आधार पर, धर्म का चश्मा लगाकर सरकार चलाई जा रही है। अदरवाइज़ लोगों को डराकर धमकाकर, बुलडोज़र का डर दिखाकर उन पर सरकार चलाई जा रही है, ना कि ये लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। और जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, पेपर लीक तो इसी तरह से होते रहेंगे। अगर ये लोग इसी तरह के लोगों को शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो फिर दोबारा भी फिर यही दिन देखना पड़ेगा। सर, पिरान कलियर जो सीट है, इसके स्थानीय मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। खाली अगर आप पिरान कलियर ही की बात करें तो पिरान कलियर एक ऐसी जगह है कि जहाँ इतनी बड़ी तादाद जहाँ पर ज़ायरीनों की आती है, उस पिरान कलियर के अंदर रोडवेज़ का एक बस अड्डा भी अगर ना बन सके तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अगर पिरान कलियर के अंदर सरकारी अस्पताल ना बना सके हम, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर पिरान कलियर के अंदर दरगाह की व्यवस्थाओं को हम सुनिश्चित ना कर सकें, उनको सुंदर स्वच्छ ना कर सकें, तो ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। और रही बात नाली सड़क खड़ंजा, ये तो सब होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, लेकिन जो मुख्य धारा से जोड़ने वाला काम विधानसभा को होना चाहिए वो अभी उस विधानसभा में नहीं हुआ। इसीलिए कलियर विधानसभा मुख्य धारा से दूर है। कहीं ना कहीं कमी मानते हैं आप? बिल्कुल, ये कमियाँ तो हैं जो मैंने आपसे बताई, ये सब कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं उसके अंदर। और आने वाला चुनाव है, फिर अभी और बताऊंगा मैं आपको, जब आप दोबारा इंटरव्यू करेंगे फिर और कमियाँ बताऊंगा। मंदिर पर जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर क्या सोचते, क्या विचार है आपके? आप यूपी के सवाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चंदा चोरी तो हमारे उत्तराखंड में भी हुआ है, चंदा चोरी हमारे उत्तराखंड में हुआ है, उसका भी तो जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे प्रदेश के अंदर जो है चंदा चोरी, और राम मंदिर तो पूरे देश की आस्था का केंद्र था, वहाँ भी चोरी हो गया। सवाल चोरी का नहीं है, सवाल ये है कि आज के वक्त में जहाँ इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हों, जहाँ जिस कमेटी में डीएम उस कमेटी का मेंबर हो, चीफ सेक्रेटरी उस कमेटी में हो, उसके बाद भी उसमें से चोरी होना, तो यानी कि इसके अंदर कोई बड़ी बात है। ये दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल का है। ये थे हमारे साथ एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नजीर काजी जी, हमने इनसे बात करी। अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। जब हम अगली बार सर के साथ होंगे उस क्वेश्चन का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। बने रहे आप सभी सीसीबल न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को।